कैसे हैं आप लोग? आईएम साइंस का एक नया चैप्टर आपके सामने लेकर आए हैं। चैप्टर कोई नया नहीं है, जाना पहचाना है, बस उसी को थोड़ा सा विस्तार करेंगे क्योंकि इसका लेवल, इसका स्तर 9th में कुछ और था, 8वीं में कुछ और था। अब आप 10th में आ गए हैं, आपका बौद्धिक प्रसार हुआ है, उम्र बड़ी है, तो थोड़ा मैटर बढ़ेगा ना, बराबर है। तो आइए हम आपको इसी में लेकर चलते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। वो सारी संभावनाएं जो इसमें हो सकती हैं आज हम आपको बता देंगे, ठीक है। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आसान भी है, बहुत सिंपल है। एक बार देखने के बाद, वीडियो पूरा एक बार देखने के बाद में कोई भी संदेह आपको नहीं रह जाएगा, ये मेरी गारंटी। बशर्ते इस वीडियो को स्टार्ट टू लास्ट आप देखते रह जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश। प्रकाश के बारे में हमने चर्चा कर ली है, पढ़ा भी है। लाइट, अब अगर कोई पूछता है कि भाई प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, व्हाट इज लाइट, व्हाट इज द लाइट, सिंपल। प्रकाश ये ट्यूबलाइट का है, बल्ब का है, कैंडल का है, मोमबत्ती का है, हर जगह, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्वेश्चन क्या था? प्रकाश क्या है? आंसर क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। व्हाट इज लाइट? लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी जो हमको देखने में सहायक होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमको देखने में सहायक होती है। अब अगली बात बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अब इसके मार्ग में कभी भी कोई रुकावट आए तो रुकावट को देख करके ये अपनी दिशा को बदलता नहीं है, बराबर है। रुकावट को देख करके अपनी दिशा को बदलता नहीं है, फिर भी इसके मार्ग में रुकावट तो नहीं है, दिशा तो नहीं बदलता। दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक प्रक्रिया का नाम है प्रकाश का परावर्तन, अभी हम नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में। दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अब ये प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, या ध्यान देना, प्रकाश का अपवर्तन, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ये समझने के लिए हमें इन दो फिगर की सहायता लेनी पड़ेगी। अब इन दो फिगर में आप जब समझ जाएंगे तो इसको मैं डिफाइन कर दूंगा, सिंपल है। चलो, ये चीजें तो आप घर पे नहीं देखोगे, इसलिए मैं पहले इसका एग्जांपल लेता हूँ। ये भी पानी का ड्रम है, ठीक है। आपके यहाँ अगर पानी का ड्रम नहीं है तो पानी का टब भी ले सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एग्जाम्पल करने के लिए। अब इस टब में पानी पूरा भरा हुआ है, ठीक है। अब पानी कैसा? स्वच्छ होना चाहिए, पानी एकदम स्वच्छ होना चाहिए, साफ साफ क्लियर। अब इस टब में एक आप लीजिए छड़ी, लंबी सीधी जो हो, इस टब में छड़ी को आप इस तरह से तिरछे टिका दीजिए टब के साथ में, बराबर है। लेकिन जब छड़ी आप टिकाते हैं तो ये छड़ी जो है सीधे नहीं बल्कि पानी के सतह के बाद ये अपने मार्ग से थोड़ा सा टेढ़ी दिखती है, मुड़ी हुई दिखती है, टर्न दिखती है। ऐसा होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी थोड़ी वीडियो देखने के बाद में अभी जाकर घर पे इस एक्सपेरिमेंट कर लो, क्या लगने वाला है, एक भी पैसा खर्च नहीं है। पानी भी घर में है, टब भी घर में है, छड़ी एक ले लो घर से आसपास में कहीं से, ठीक। तो ये जो छड़ी है जो सीधी तिरछी हमने डाली है पानी में, तिरछे मार्ग से, ठीक है। तो यह इस अंश पर पानी के स्तर में प्रवेश होने के पश्चात में ये छड़ी अपने मार्ग से सीधी नहीं तो मुड़ी हुई दिखती है। मैंने ये जो आगे खींचा है, ये खींचा है कि हमको ऐसा दिखना चाहिए था, नहीं, हमारी कल्पना ये थी कि छड़ी हम ऐसे डालेंगे जिससे दिखेगी, लेकिन छड़ी जो होती है वह ऐसे न दिख करके ये ऐसे मुड़ जाती है। अब ये मैं यहाँ पर कहना क्या चाहता हूँ वो तो, अगर मान लो ये छड़ी नहीं है, प्रकाश की किरण है, ठीक है।
और ये है माध्यम हवा, और ये है माध्यम पानी। ये भी माध्यम है पारदर्शक। क्या है? पारदर्शक। ये भी है पारदर्शक। ध्यान देना, माध्यम हवा है, यहाँ पानी है, पारदर्शक है, ये पारदर्शक है। लेकिन क्या है? ये है विरल माध्यम। हवा एक विरल माध्यम है, उसकी अपेक्षा पानी जो है सघन माध्यम है। ठीक है। दूसरी बात, ये छड़ी जो हमने ना सीधे लंबवत नहीं डाली है, तिरछे डाली है। ठीक है। अब इतनी बात को आप कैसे सेट करेंगे डिफाइन करने के लिए? जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछे मार्ग से प्रवेश करती हैं, तो ये अपने मार्ग से झुक जाती हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। और इसी विचलन होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। फिर से मैं डिफाइन करता हूं। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछे मार्ग से प्रवेश करती हैं, तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, और इस विचलित होने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। When the rays of light passes from one transparent medium to another, okay, then the direction of the rays turns, okay, disturbed. This is the called refraction of the light. अब मुझे लगता है आप ये समझ गए होंगे। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों? आखिर प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से मुड़ी क्यों? अब उसका रीजन देख लो। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो इनके वेग में कमी आती है। और जब वेग में कमी आती है, अगर हम ऐसे एक लंब खींच दें, ऐसे यहां पर, ठीक है, ये लंब है, तो ये जब वेग में कमी आएगी, तो ये किरणें अविलंब की तरफ, देखो इधर अविलंब की तरफ झुक जाएंगी। और उल्टे अगर हम बोले, अगर ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे, तो इनका वेग बढ़ जाता है, और वेग बढ़ने के साथ ही साथ ये किरणें जो हैं अविलंब से दूरी पर हट जाती हैं, और इसी कारण हमको विचलन प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये होगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, और अपवर्तन की परिभाषा हो गई कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछे मार्ग से प्रवेश करती हैं, ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस विचलित होने की क्रिया को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अब हमने अपवर्तन की परिभाषा समझ ली। अब अपवर्तन होता क्यों, मैंने ये बता दिया। कोई पूछ दे अपवर्तन होगी, प्रकाश की किरणों में अपवर्तन क्यों होता है, उसका रीजन ये होता है, जब प्रकाश की किरणें एक विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती हैं, तो इनके वेग में कमी आती है, और वेग में कमी आने से यह विलंब की तरफ झुक जाती है, और विलंब की तरफ झुक जाने से परावर्तन में अपवर्तन दिखता है। और उल्टे हम देखें, अगर ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करें, तो अपने मार्ग से दूर हट जाती है, क्योंकि वेग बढ़ जाता है। ठीक, अब इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हमें अपने स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट करना होता है, एक प्रयोग करना होता है। अब वो प्रयोग देखो कैसा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी से। प्रयोग बहुत सिंपल है। आपके स्कूल में मिलेगा आपको एक आयताकार कांच का टुकड़ा, और आयताकार कैसा है, ये घनाभ टाइप में है ना, ऐसा आयताकार ऐसे है, देखो तारा आप समझ जाओगे, ये ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, माने इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी है, कांच का चौकोर टुकड़ा है, इसे हम कांच का स्लैब कहते हैं। अब उस स्लैब को अगर हम पेपर में ऐसे रख करके प्रयोग करेंगे, तो प्रयोग में क्या होता है देखो। सबसे पहले ये देखो, ये है प्रकाश की किरण, और चूंकि ये आ रही है, इसे बोलना आपाती किरण। जब नाम याद रखना, तो बड़े काम की चीज है ये, आपाती किरण। जो किरण आती है माध्यम बदलने के लिए, उसे हम बोलते हैं आपती किरण। और अविलंब और
आपाती किरण के बीच बनने वाले कोण को साइन आई या आपतन कोण बोलते हैं। आपतन कोण, इंसिडेंस रेज, ठीक है। और ये जो ये है इसको हम बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब, ठीक है। अब देखो यहां जो कोण बना है, अब यहीं पर किरण का अपवर्तन हुआ है, ठीक ना, इसे हम अपवर्तन कोण बोलते हैं, अपवर्तन रिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है। ये इसको दिखाते हैं साइन आर से। और ये जो किरण है ये वाली नीचे आई है, इसे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है। अब जरा यहां देखना, ये किरण बाहर निकली है, इसको बोलते हैं निर्गत किरण, निर्गत किरण। और ये जो आपका है साइन ई, साइन ई, इसे बोलते हैं निर्गत कोण, निर्गत कोण। अब ध्यान देना है। अब इस आकृति में आप क्या देखेंगे, ये आपाती किरण आ रही है कहां से, हवा से। हवा से जब कांच में प्रवेश करती है तो आपको पता ही होगा, कांच जो है एक पारदर्शी माध्यम है, लेकिन हवा की अपेक्षा सघन है, ठीक ना। इसका मतलब ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, वेग घटेगा, वेग इसका घटेगा, ठीक है। जब वेग घट जाएगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये किरण जो है ना अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। मतलब साइन आई का मान साइन आर से बड़ा होगा, मानिए आपतन कोण बड़ा है, अपवर्तन कोण छोटा है। अब फिर जरा आगे बढ़ो, अगर हम इस अभिलंब की बात करें तो इस अभिलंब के संदर्भ में इसको हम आपतन कोण बोल सकते हैं, आपतन, क्योंकि यहाँ पर आ रही है। और जब ये कांच से बाहर निकलती है, बाहर निकलने के कारण इसको हम इमर्जिंग रेज बोलते हैं या निर्गत किरण बोलते हैं। और ये जो बनने वाला कोण है इसे निर्गत कोण बोलते हैं। अब यहाँ देखना, ये विरल सघन कांच अगर है तो सघन माध्यम में कोण आपका यहाँ ऐसा दिख रहा है, अब बाहर हवा विरल माध्यम के कारण जो निर्गत कोण है वो ज्यादा बड़ा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की किरण जो है अभिलंब से दूर हट गई है, ठीक है, समझ रहे ना। तो ये चीजें जो आपको मैंने टब के माध्यम से बताई थी, एक छड़ी के माध्यम से, वह यहाँ पर एक रियल एक्सपेरिमेंट है, आपने यहाँ पर देखा। तो यहाँ पर भी आपने क्या देखा कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से, पारदर्शी माध्यम हवा यहाँ पे, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो इनके मार्ग में क्या विचलन होता है, विचलन कैसा होता है, या अभिलंब से या तो दूर हटेंगे या तो अभिलंब के पास आएंगे। अगर माध्यम सघन होगा जिसमें जा रही हैं तो पास आएंगी, विरल होगा पाले की अपेक्षा दूर हट जाएंगी तो विचलन हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ खास बातें देख लो। अगर हम इसको ध्यान देखना, सोचो अगर हम ये किरण जो आई थी आपाती, इसको अगर काल्पनिक रूप से देखें तो ऐसे आना चाहिए था, और निर्गत किरण हम देखें तो इस प्रकार थी। इसका मतलब आपतित किरण और निर्गत किरण आपस में क्या होते हैं, समांतर होते हैं, आपस में समांतर होते हैं, ठीक है। ये कल्पना में देख सकते हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने देख लिया आपतन कोण, ठीक है ना, आप किरणों का अपवर्तन। अब जरा ये फिगर आप अच्छे से कंफर्म किए रहिएगा। आपके बुक्स में जो ये फिगर दिया गया है उसमें ये जो वर्डिंग मैंने लिखा है वो वर्डिंग दी नहीं गई है, मतलब लिखी नहीं गई है। अब यही आपके एग्जाम में ये बॉक्स बना के दिया जाता है, पूरी आकृति रहती है, बस ये नामकरण नहीं रहता है और आपसे नाम पूछा जाता है, और नाम पूछ जाने पर आपको तो लिखना पड़ता है, ओके, ठीक है। अब हम इस अपवर्तन से संबंधित और कौन कौन सी चीजें हमारी जिंदगी में घटित होती हैं, क्या क्या बातें होती हैं, हम आगे आपको बताने वाले हैं। एक तो देखो, आप एक ड्रम लेना बड़ा सा, यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया था, ड्रम में पानी भरा हुआ पूरा है। अब यहाँ पर हम एक सिक्का डाल देंगे, सिक्का, ठीक है, या कोई सामान डाल देंगे। जब आप ड्रम में झांक कर देखेंगे तो आपको क्या लगता है, ये जो सिक्का है यह सतह से ऊपर उठा हुआ है। रियलिटी अगर बाहर से देखें ड्रम तो यहाँ हमें प्रतीत होगा,
लेकिन झांक कर देखें तो ये हमको ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, प्रकाश की किरण जब, यह है आपका क्या स्रोत, यहीं तो आप दिखेगा, प्रकाश की किरण जब यहाँ पर आती है ऊपर, ये विरल माध्यम से क्या होती है, सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम आती है। अब यह विलंब है तो प्रकाश की किरण है इधर हो जाएगी, फिर इधर हो जाएगी। तो जरा आप इसको देखिए, आगे बढ़ाइए, तो हमको इसको अगर आगे बढ़ाएं काल्पनिक रूप से, हमको ये यहाँ पर माने यहाँ माने ये जो है सिक्का आपको यहाँ से यहाँ दिखेगा, यही रीजन होता है। इसका मतलब टब में पड़ा हुआ सिक्का अपने वास्तविक आधार से ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। और यह आभास होता है, एक्चुअली सिक्का यहाँ नहीं आ गया, लेकिन ये आभास हमें होता है, ठीक है। ये चीज हम कई जगह उपयोग करेंगे, जरा ध्यान देना, फिर से इसको देख लो। अब अगर मान लो ये टब है यहाँ पर, अब ये सिक्का यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर, तो आप देखिए प्रकाश की किरण यहाँ से इधर मत लाइएगा, इधर लाइए, देखो ऐसी जा रही प्रकाश की किरण, ठीक है। ये रोशनी, अब ये देखो, ये प्रतिबिंब में जब बनेगा कैमरे में किरण बाहर जाती है, किरण यहाँ पर जा रही है, ये अविलंब है। अविलंब होने से अब ये किरण सीधे न जाकर के इधर मुड़ जाएगी, क्योंकि माध्यम यहाँ पर विरल है। अब माध्यम जब यहाँ विरल है और किरण आपको यहाँ झुक गई है, जरा एक काम करना, किरण को आभासी रूप अगर पीछे लाएं तो हमको किरण जो है यहाँ पर आती हुई, यहाँ नहीं, यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है। और जहां मिलती हुई प्रतीत होती है, हमें वस्तु जो है वहीं पर दिखेगी। वस्तु की जो आभासी स्थिति है हमको यहाँ पर मिलेगी, वास्तविक जगह पर नहीं मिलेगी, ठीक है। इसी कारण पानी के ड्रम में पड़ा हुआ सिक्का हमें वास्तविक ऊंचाई से, अवास्तविक स्थिति से ज्यादा ऊपर उठा हुआ दिखता है, ठीक है। अब यही चीज होती है, इसी चीज को आप प्रयोग करने के लिए आपको प्रश्न आएगा कि जो मछुआरे होते हैं, कभी कभी मछुआरे तो जाल से मछली पकड़ते हैं, कभी ऊपर तीर से मारते हैं। तो तीर से मारने में भी जहां पर वास्तविक स्थिति मछली की है, वहां से जहां दिख रही मछली उनको ना, वहां से कहा मारेंगे, नीचे मारेंगे, वहां से नीचे, क्योंकि मछली जो है अपनी पानी में, मछली जो है अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठी हुई होगी। ये बात का आभास मछुआरों को है, और इस बात को साइंस ने भी प्रमाणित किया। इसलिए मछुआरे तीर यहाँ जो लगाएंगे, यहाँ नहीं मारेंगे, उससे नीचे मारेंगे और जाकर मछली को लग जाता है। यहाँ भी विज्ञान काम करता है आपका, मछली पकड़ने में भी ना। अब अगली बात है, इस से संबंधित ढेर सारे वैज्ञानिक कारण आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। पहला कारण ये है, अब देखो, जैसे मान लो अपवर्तन में ये अपवर्तनांक ये क्या होता है? अपवर्तनांक में अभी आपने यहाँ पर कांच की स्लैब में देखा था, इसके 3 नियम हैं। ये देखो, आपतन कोण, अपवर्तन कोण दोनों विपरीत में होते हैं, अभिलंब विपरीत होते हैं। आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु, अभिलंब तीनों एक ही प्रतल में होते हैं, आप पढ़े हैं इसको। और आपतन कोण साइन आई बटे साइन आर, ये बराबर होता है कांस्टेंट नियतांक होता है, इसको हम अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। अब ये अपवर्तनांक निकालेंगे कैसे? अच्छा, अपवर्तनांक में परिवर्तन कैसे होगा? जब प्रकाश की किरणों के वेग में परिवर्तन होगा। मतलब अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक है प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो प्रकाश के वेग का अनुपात आता है, उसे हम प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, सबका अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं। कांच का अलग है, पानी का अलग, एक लिस्ट बनी आपकी बुक में, देखकर याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने आपको बताया कैसे, बताया क्यों इसको? इसलिए मैंने कहा, देखो एक प्रकाश की किरण है, ध्यान देना इसको, आपको क्वेश्चन हल करने में आसान रहेगा। एक प्रकाश की किरण है जो पहले माध्यम से
दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। अब देखो ऐसे सवाल रहेगा, इसमें आपको पूछा जाएगा दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करो, या तो पहले के सापेक्ष दूसरे का ज्ञात करो। मैं कहता हूं, देखो ऐसे, दूसरे माध्यम के सापेक्ष, ठीक ना, रुको, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना। अब ध्यान देना, दूसरे के सापेक्ष मैंने बोलना है तो अपवर्तनांक का संकेत होता है ये। आप इसको दूसरे के सापेक्ष बोला, 2 यहां लिखना, 1 यहां लिखना, बात समझ में आई? तो ये होगा। अब देखो, अगर मैं बोलूं कांच के सापेक्ष हवा का, पानी के सापेक्ष कांच का, जिसके सापेक्ष बोलूं वो राइट हैंड साइड में जिसका बोला जाए वो लेफ्ट में, ये बराबर। अब यहां कैसे लिखोगे, ये माध्यम ना, दूसरे माध्यम में वेग बटे पहले माध्यम में वेग। यार शब्दों पर ध्यान देना यहाँ पे। तो जब यहाँ पर दूसरे के सापेक्ष पहला, ऐसा पढ़ना, दूसरे के सापेक्ष पहला, ये बराबर होगा, यहाँ थोड़ा उल्टा लिखना, जो बाद में लिखा है ना उसका ऊपर दूसरे का, जो पहले अंक है उसका पहले का। अब और देखो, इसको मैं लिख सकता हूं ANG, मतलब एयर ग्लास। तो यहाँ ग्लास में प्रकाश का वेग बटे एयर में प्रकाश का वेग, इस प्रकार से आप विभिन्न वस्तुओं का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। इसको ध्यान रखना। अब किसी जगह पर ऐसा पढ़ा जाता है 1 2 n, इसका मतलब दूसरे के सापेक्ष पहला। अब चाहे ऐसा लिखा जाए और चाहे ऐसा लिखा जाए, दोनों का मतलब सेम होता है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं अपवर्तन से संबंधित और ढेर सारे वैज्ञानिक कारण कैसे हम पता लगाएंगे। पहला है, रात के समय तारे टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इंपॉर्टेंट साथ साथ आसान तो है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ ये अच्छी बात ये है कि जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा ये आसान है। कि रात में आपने भी देखा होगा, रात में जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हैं, ठीक है। तो आखिर रात में तारे जो है क्यों टिमटिमाते हैं, हमको इसमें पढ़ना है। अब उसमें हम क्या देखेंगे, आप सबसे पहले एक आकृति में देता हूँ, डायग्राम देता हूँ, उसके माध्यम से समझिए, तब मैं आपको उत्तर बताऊं। अब ये है स्टार। पहले ये जान लीजिए, स्टार जितने होते हैं स्वयं प्रकाश के स्रोत होते हैं, ठीक है। और ये सूरज और चंद्रमा जो आप देख रहे हैं, जो पड़े होंगे, इनसे कई 100 गुना ज्यादा विशालकाय होते हैं। लेकिन सूर्य या चंद्रमा की अपेक्षा ये इतनी ज्यादा अधिक ऊंचाई पर होते हैं कि हमको वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं, ठीक है। नंबर 1। अब ये तारे जो यहाँ से प्रकाश निकलेगी, प्रकाश की किरणें निकलेंगी ना, वो प्रकाश के पुंज के रूप में नहीं, बल्कि ये प्रकाश बिंदु के रूप में प्रतीत होते हैं। मतलब एक छोटा सा बिंदु। अभी सूर्य से जो किरणें आती हैं, चंद्रमा से जो किरणें आती हैं, वो पूरा का पूरा किरणों का समूह होता है, उसे किरण पुंज कहते हैं, नहीं? ठीक है, ओके। और लेकिन ये तारों से जो प्रकाश निकलेगा वो बिंदु एक स्रोत के रूप में निकलेगा। पहली बात, तारे बहुत ऊंचाई पर हैं, इनसे निकलने वाली प्रकाश की जो किरणें होती हैं, प्रकाश स्रोत के रूप में नहीं, प्रकाश पुंज के रूप में नहीं, बल्कि एक बिंदु के रूप में आती हैं, पतली पतली।
अब इनको यहां से लेकर के धरती तक आने में कई माध्यमों को पार करना पड़ता है। अब यहां खड़े हैं आप, ये है ऑब्जर्वर, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे है, सोचिए। प्रकाश अन्य ग्रहों की अपेक्षा, अन्य सैटेलाइट्स या प्लैनेट्स की अपेक्षा बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित होते हैं, इसलिए हमें ये प्रकाश स्रोत नहीं बल्कि प्रकाश बिंदु के रूप में प्रतीत होते हैं। नंबर 1, प्रकाश की किरणें तारों से निकल करके धरती पर पहुंचने के लिए उन्हें अनेक माध्यमों से होकर के गुजरना पड़ता है और इन माध्यम का घनत्व कम या अधिक होता रहता है, कि स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है। इनके घनत्व के बढ़ने घटने के कारण प्रकाश जो किरणें निकलती हैं, किससे, तारों से जो किरणें निकलती हैं वह अपने मार्ग से बारंबार उनका विचलन होता रहता है। माने एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में गई, अब सघन से विरल में गई तो अभिलंब उनकी किरणों में क्या हुआ, विचलन हुआ। विरल से सघन में गई, विचलन हुआ। क्यों विचलन हुआ? क्योंकि माध्यम बदलने के साथ साथ प्रकाश की किरणों के वेग में परिवर्तन होता है और वेग का परिवर्तन ही अपवर्तनांक को निश्चित करता है। माने इनका अपवर्तनांक बारंबार बदलता रहता है। इसलिए हमको ये जो तारे होते हैं वह हमको अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर, अब तारे यहाँ पर है ना, तारे हमको यहाँ दिखाई देंगे। देखो क्यों, ऐसे तारे आते हैं ऐसे। अब यहाँ पर हम खड़े अगर मान लो, इसको सीधा कल्पना की दृष्टि से यहाँ ले जाए, तारे जो यहाँ पर यहाँ हमें नजर आते हैं, माने तारे अपनी एक आभासी स्थिति में, आभासी कंडीशन में नजर आते हैं। only because of the reflection of the light। समझ में आया ना? यहाँ पर दो क्वेश्चन बनेंगे, दो क्वेश्चन आंसर मिल गए। नंबर 1, तारों की आभासी स्थिति क्या है, मतलब जब तारे हमें जहां दिखाई देते हैं, जहां दिखाई देते हैं एक्चुअली वो वहां पर होते नहीं, वह बल्कि उनकी आभासी स्थिति है, वो उससे नीचे होते हैं और हमको ऊपर दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरणों में अपवर्तन के कारण। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज हम आपको बताएं इसमें कि अब तारे अगर टिमटिमाते हुए हमें नजर आते हैं तो बाकी ग्रह जो होते हैं, सूर्य और चंद्रमा, ये हमको टिमटिमाते हुए नजर क्यों नहीं आते हैं? प्रश्न आएगा ना कि अगर तारे भी आसमान में है, सूरज भी आसमान में, चंद्रमा भी आसमान में है, तारे अगर टिमटिमाते हुए नजर आते हैं तो सूर्य या चंद्रमा टिमटिमाते हुए नजर क्यों नहीं आते? इसका उत्तर सुन लो। सूर्य और चंद्रमा के तारों की अपेक्षा बहुत ही कम ऊंचाई पर है, हमसे मतलब नजदीक है ये, इसलिए इनसे निकलने वाली प्रकाश की किरणें क्या होता है, बिंदु के रूप में नहीं, धागे के रूप में नहीं, बल्कि किरण पुंज के रूप में नीचे आती हैं। और किरण पुंज के रूप में आती हैं जब किरणें मोटी हैं, किरणें ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उनके मार्ग में विचलन की संभावना कम रहती है, विचलन उनका होता नहीं है, इसलिए हमको चांद और तारे टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं। ठीक है, अब अगली बात है, एक चीज और देखो, ये है ये सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले। आप आइए देख लो, जिस समय आप लोग सुबह सुबह सूर्योदय में सूर्य को देखते हैं ना, एक्चुअली उस समय सूर्योदय हुआ ही नहीं रहता है। ठीक है, सूर्योदय उस समय, जिसमें एकदम स्टार्टिंग देखेंगे उस समय सूर्योदय हुआ नहीं रहता है, सूर्योदय नहीं हुआ रहता है। ठीक है, और जिस समय आप सूर्यास्त, जिस समय आप शाम को लास्ट मोमेंट में सूर्य देखते हैं ना, उस समय सूर्य वहां पर रहता नहीं है, सूर्य डूब चुका रहता है। इसका मतलब सूर्योदय के पहले भी सूर्य दिखता है और सूर्यास्त के बाद भी दिखता है। कितना टाइम? 2 मिनट। सूर्योदय के 2 मिनट पहले ही सूर्य दिखना शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखता है। मतलब जितना हमारा दिनमान है, जितना हमारे दिन का ड्यूरेशन है, उससे 4 मिनट ज्यादा हम सूर्य को बढ़ते दिखते हैं।
क्यों ऐसा होता है? ओनली बिकॉज ऑफ द अपवर्ड। अब ये कैसे होता है जरा देखो। ये है धरती, ठीक है, अर्थ, और यहां पर है हम। अभी मान लो सूर्य यहां पर है, सूर्योदय है, ये पूरब है, सूर्य यहां पर है, ठीक है। सुबह या शाम सूर्य क्षितिज पर होता है, ठीक है, क्षितिज पर, ऊपर नहीं। और उस समय सूर्य हमसे सर्वाधिक दूरी पर रहता है, मतलब अभी जैसे थोड़ा ऊपर आएगा वैसे वैसे हमारे नजदीक आता जाएगा। दोपहर में एकदम नजदीक स्तर पे आ जाएगा, फिर धीरे 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 पश्चिम में आते समय और दूर होता जाएगा। माने सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमसे मैक्सिमम दूरी पर रहता है, ठीक है। अब इसलिए वहां से निकलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश किरणें जब निकलेंगी बारंबार उनके माध्यम में परिवर्तन होगा, माध्यम के घनत्व में परिवर्तन होगा, घनत्व में परिवर्तन होने से उनकी किरणों में बारंबार विचलन होगा, और विचलन होकर के देखो जरा, ये हमको यहाँ सूर्य की किरण निकल के जानी चाहिए थी यहाँ, लेकिन विचलन के कारण ये ऊपर दिखती है। और जो हमारी नजर पड़ती है ना, ये देखो हमारी नजर पड़ती है तो हमें लगता है कि सूर्य यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर, जबकि सूर्य एक्चुअल था यहाँ पर 2 मिनट पहले ही दिखाई दे जाता है प्रकाश की किरणों में अपवर्तन के कारण। वैसे मान लो ये सूर्यास्त हो चुका है, ठीक है ना, यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलेंगी, इनमें विचलन होगा, विचलन होकर हम तक पहुंचेगी, और जब सीधे मार्ग हम देखेंगे सूर्य हमको यहाँ पर दिखाई देता है। इस प्रकार सूर्यास्त और सूर्योदय में 2-2 मिनट का अंतर देकर के हमें सूर्य दिखाई देता रहता है। क्यों? प्रकाश की किरणों के अपवर्तन के कारण, ठीक है। ये आपका आंसर ये हो जाता है, प्रकाश की किरणों का अपवर्तन, ठीक है। अब आगे हम थोड़ा सा, अभी हमें अपवर्तन संबंधी सारी बातें, प्रयोग हमने पढ़ लिया, वैज्ञानिक कारण पढ़ लिया। अब देखते हैं प्रकाश की किरणों में और क्या क्या होता है, ठीक है। पहला है प्रकाश का विक्षेपण। क्या होता है? प्रकाश का विक्षेपण में हम, सुन लो, प्रकाश एक्चुअली किस कलर का है? सफेद रंग का है ना। और ये सफेद रंग का प्रकाश किसका है? सूर्य का। और ये सफेद रंग जो है 7 घटक रंगों से मिलकर बना हुआ, कितने? 7। तो कभी कभी ये 7 जो ये सफेद रंग है सूर्य का, वह अपने घटक रंगों में अलग अलग दिखता है हमको, ठीक ना, जो जो घटक रंग दिखता है। इसका मतलब कोई तो है, कोई माध्यम एक ऐसा है जिसने सूर्य के सफेद रंग की प्रकाश की किरण को उसके घटक रंगों में अलग अलग कर दिया। इसे कहते हैं प्रकाश का विक्षेपण। अब इसकी परिभाषा, श्वेत रंग के प्रकाश का अपने घटक रंगों में पृथक्कृत हो जाने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, या प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। नहीं, डिस्पर्शन ऑफ द लाइट। श्वेत रंग के प्रकाश का अपने घटक रंगों में विघटित हो जाने को, पड़ जाने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। अभी समझेंगे। ये हमारे पास एक प्रिज्म है, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रकाश की सीधी किरण डाली गई है जो कि व्हाइट कलर की है। तो ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 रंगों में 1 2 3, यहाँ पर 4 कर देता हूँ, 5 6 7 रंग में बट गया, ठीक है। तो सबसे नीचे देखोगे आप ना, ये है B, उसके ऊपर I, उसके ऊपर B, विद ऊपर G Y O R, इसको ऊपर पढ़ना और आपको इसको रंग याद करने में याद रहेगा। V फॉर वायलेट बैंगनी, इंडिगो आसमानी, ब्लू जानते हैं नीला, D हरा, Y येलो पीला, O ऑरेंज और R लाल। तो सबसे नीचे
सबसे ज्यादा झुकाव किसमें है? बैंगनी कलर में। और सबसे कम किसमें है? लाल में। ध्यान देना है पे। सबसे कम झुकाव, सबसे ज्यादा झुकाव किसमें है? बैंगनी में। मतलब सबसे ज्यादा विक्षेपण किसमें होता है? बैंगनी का। और सबसे कम किसका होता है? लाल का। ठीक है। तो इस प्रकार से इनको हम बोलते हैं वर्णक्रम, स्पेक्ट्रम, वर्णक्रम। इसको नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसे कहते हैं प्रकाश का विक्षेपण। और एक आपकी बुक में नहीं दिया गया, मैं बताऊंगा आपको। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। ये क्या होता है? देखो, जब सूर्य से प्रकाश किरणें निकलती है ना, तो अलग अलग रंगों को बिखरना पड़ता है। और उनको बिखेरने वाले घटक अलग अलग होते हैं। जैसे वायुमंडल में जो सबसे महीन बारीक छोटे कण होते हैं, हवा के कण हैं, धूल के कण हैं, गैस के कण हैं, वाष्प के कण हैं, ये सबसे ज्यादा नीले रंग को प्रकीर्णन करते हैं। मतलब नीले रंग का प्रकीर्णन अत्यंत बारीक महीन कणों द्वारा होता है, ठीक है। और बड़े कणों के द्वारा सफेद रंग का प्रकीर्णन होता है ना। तो ये हम कहते हैं, कैसे परिभाषा करेंगे? जब सूर्य की किरणें किसी बारीक महीन बिंदुओं पर पड़ती हैं, इन्हीं बिंदुओं के द्वारा, इन्हीं कणों के द्वारा उन रंगों का क्या प्रसारित कर दिया जाता है, चारों दिशाओं में बिखेर दिया जाता है। इस बिखेरने की ही क्रिया को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। बात है भाई। अब इससे संबंधित आपको कुछ प्रश्न समझने पड़ेंगे। वो क्या है? नंबर देखना, वैज्ञानिक कारण कि क्या कारण है कि आसमान हमको ना नीला दिखाई देता है? आसमान नीला दिखता है, क्या कारण है? अब सुनो, वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन से कण हैं? छोटे छोटे कण हैं। धूल के हैं, गैस के हैं, हवा के हैं, वाष्प के हैं, पूरा भरा पड़ा है, ठीक है। और छोटे कण किसका बिखराव करते हैं, किसका प्रकीर्णन करते हैं? नीले रंग का। इसलिए सबसे ज्यादा प्रकीर्णन सूर्य के कौन से रंग का होता? नीले रंग का होता है, ठीक है। और जब सबसे ज्यादा प्रकीर्णन नीले रंग का होता है, ज्यादा नीला रंग फैलता है, हमको आसमान नीला ही दिखाई देता है, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। नंबर 2 कि अंतरिक्ष में जब जाएंगे ना, अंतरिक्ष में, तब वहां से आसमान हमको काला दिखता है, नीला नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में हवा ही नहीं, अंतरिक्ष में वायुमंडल का अभाव है, इसलिए वहां पर निकलने वाली सूर्य की किरणों को प्रकीर्णन करने का कोई माध्यम भी नहीं है। वहां पर सूर्य की किरणों का प्रकीर्णन होता ही नहीं है। और जब सूर्य की किरणों का प्रकीर्णन नहीं होता है, हमको वायुमंडल क्या दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। मतलब वहां कोई लाइट प्रकीर्णित नहीं की जाती है, ठीक है। अब इसके बाद 2-3 वर्ड इसमें और आपको पढ़ने हैं, जिससे आपका लेसन समापन होगा। पहला है परावर्तन। परावर्तन संबंधी हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार तल से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। लेकिन प्रकाश का परावर्तन होने के लिए तल का चमकदार होना जरूरी है और तल का अपारदर्शक होना जरूरी है। जैसे कांच है, अगर कांच में दूसरी साइड में पॉलिश नहीं की गई है तो कांच पारदर्शी है। अपारदर्शी में किरणों का परावर्तन नहीं होगा, वहां हमें प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। जब कलई की जाती है, पॉलिश की जाती है चांदी की, तब अपारदर्शी हो जाता है कांच। प्रकाश की किरणों का वहां पर अपवर्तन होता है, सॉरी परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, और हमको वहां पर प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे हमारे घर में दर्पण है। लेकिन क्या है? एक पारदर्शी कांच है, मान लो ये पारदर्शी कांच है, इसमें जब आप इस पार्ट से उस पार्ट देखते हैं पूरा दिखता है, लेकिन ध्यान देखिएगा आपका थोड़ा हल्का प्रतिबिंब तो यहाँ दिखेगा, ये दिखता है, ध्यान देखना, हल्का दिखता है इसका। और प्रतिबिंब तब तक नहीं दिखेगा जब तक किरणों का परावर्तन नहीं होगा।
माने आपका प्रतिबिंब हल्का हल्का दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर किरणों का परावर्तन तो हो रहा है, लेकिन आंशिक परावर्तन माने बहुत कम किरणें परावर्तित हो रही हैं, बाकी जो किरणें बचती हैं उस पार चली जाती हैं। ऐसे टब में, बाल्टी में, मग में पानी रखिए, पानी शांत हो जाए, उसका ना मुंह देखिए, भले ही वह पारदर्शी पानी है, भले ही वो स्वच्छ पानी है, फिर भी आपकी आकृति पानी में हल्की हल्की दिखाई देगी। इसका मतलब पानी के द्वारा आंशिक परावर्तन हो रहा है। ठीक है, अब आंशिक परावर्तन क्या होगा, अब यहां हम देखेंगे। एक है आंशिक परावर्तन, आंशिक परावर्तन जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार तल से टकरा करके कुछ किरणें तो वापस उसी माध्यम में आ जाएं, बाकी बची हुई किरणें उस दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएं, बाकी बची हुई किरणों का बल्कि अपवर्तन हो जाए। मतलब ऐसा जब माध्यम में कुछ किरणों का परावर्तन हो जाएगा, लेकिन बाकी किरणों का अपवर्तन हो जाएगा, इस परावर्तन को हम बोलते हैं आंशिक परावर्तन। ठीक है ना। और एक होता है पूर्ण परावर्तन। तो पूर्ण परावर्तन आप जानते हैं वो क्या होता है, होल रिफ्लेक्शन। क्या होता है, आपके दर्पण में पूरा हर जितनी किरणें आपसे जाती हैं उनका पूरा परावर्तन हो जाता है, आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये हो गया आंशिक, ये हो गया पूर्ण। अगला एक और है आंतरिक परावर्तन, आंतरिक परावर्तन। अब देखो, ये हमारे पास कांच का एक गोला है, वो खोखला गोला है। जब हम प्रकाश की किरणें यहां पर प्रवेश करेंगी, ध्यान देना, तो प्रकाश की किरणें यहां माने प्रवेश करने के पहले कुछ किरणों का तो आंशिक परावर्तन हो जाएगा, क्यों कांच चमकदार है ना। बाकी किरणों का अपवर्तन हो जाएगा, माने विचलन होता अपवर्तन। देखो आंशिक परावर्तन, यहां पर अपवर्तन हो गया। अब अपवर्तन होने से यहां से टकराकर कुछ किरणों का फिर से परावर्तन होगा, इसे आंतरिक परावर्तन बोलेंगे। लेकिन कुछ किरणें बाहर निकल जाएंगी, मतलब फिर अपवर्तन हो गया। यहां पर आंतरिक परावर्तन और ये बाहर निकल गई, क्या हुआ, क्या हुआ, अपवर्तन। ठीक है, तो माने एक शीशे के गोले में इतनी चीजें हमको दिखाई दे रही हैं। क्या क्या, आंशिक परावर्तन दिख रहा है यहाँ पर, पूर्ण परावर्तन तो नहीं है, आंतरिक परावर्तन दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है, और अपवर्तन तो हमें यहाँ पर दिख ही रहा है। एक तो यहाँ दिखा, एक यहाँ दिखा। इतनी चीजों से एक घटना घटित होती है, उस घटना को बोलते हैं इंद्रधनुष का निर्माण। इंद्रधनुष का निर्माण। अब ये आखिरी प्रश्न आपका है, आप कैसे पढ़ेंगे इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, ध्यान सुनो। बारिश के मौसम में बारिश जब बंद हो जाती है उस समय भी पानी की कुछ बूंदें, बहुत बारीक बूंदें वाष्प कण के रूप में आसमान में विद्यमान रहती है। ठीक है, अब जब उन पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, इनमें पानी की बूंदों पर, तो क्या क्या होता सुनो। चूंकि बारीक है वो बूंदें, इसलिए वह क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन करेंगी, बिखराव करेंगे। नंबर एक। अब पानी की बूंदें प्रिज्म का काम करती हैं, किसका, प्रिज्म का। ठीक है, अब प्रिज्म का काम कर क्या करती हैं, वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का विक्षेपण करती हैं, बराबर है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट करती हैं। और वह एक गोल के कांच के रूप में है, इसलिए उन पानी की बूंदों में आंशिक परावर्तन, आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन, ये घटनाएं बारंबार होती रहती हैं। इन्हीं घटनाओं के समवेत प्रयास के कारण हमें इंद्रधनुष की छटा दिखाई देती है। तो ये बच्चों अपवर्तन संबंधी आपका ये पूरा चैप्टर आपके सामने रहा। एक बार ध्यान से वीडियो को अच्छे से देखना। आपको अगर कहीं प्रॉब्लम होती है, कहीं समस्या होती है, कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है, क्योंकि आपकी कमेंट से ही हमें ये बात समझ में आएगी आपको कहाँ पर प्रॉब्लम है और कहाँ पर आपको हमें फिर से रिपीट करना है। क्यों, क्योंकि कोई भी लेसन आपको एक ही बार नहीं अनेकों बार देता हूँ।
कई बार वीडियो में, कई बार क्वेश्चन फॉर्म के रूप में, कई बार क्वेश्चन पेपर बना दिया जाता है, ठीक ना। फिर क्वेश्चन इस पर होता है। एक लेसन आपका हो गया पढ़ा करके, वीडियो लेने के बाद में एक पेपर मैं आपको देता हूँ, उस पेपर के माध्यम से जो भी क्वेश्चन, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन पेपर पाने के बाद अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को देख करके मुझे अच्छे से बता दीजिए कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी क्योंकि 2-3 वीडियो इसी चलेगा कि लाइट के संबंधित है ना, प्रकाश का है, लेंस का है, दर्पण का है, पोर्तन है, परावर्तन है, सारी बातों में चलता रहेगा और हम उसको अगले वीडियो में शामिल करते रहेंगे। ओके, थैंक यू। ध्यान से वीडियो देखिए और भरपूर सब्सक्राइब कीजिए, इसका पूरा लाभ उठाइए। थैंक यू।